बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया है, तो बाबा साहब से पहले जिन महान व्यक्तियों ने बुद्ध धम्म के लिए बाबा साहब को भूमि तैयार की थी, उन लोगों में से कल 20 मई को केरला और तमिलनाडु में जिन्होंने बहुत अच्छा धम्म में काम किया, उनमें से एक अयोध्यादास महान विचारक थे, क्रांतिकारी थे और बुद्ध धम्म की उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा ली थी। उनका कल 20 मई को जन्मदिन था, 177वां। 20 मई 1845 में उनका जन्म हुआ था और 5 मई 1914 में वो गुजर गए थे। तो उनका एक काम ये था कि उन्होंने बुद्ध धम्म का कंपैरेटिव अभ्यास किया और बुद्ध धम्म का पूरा इतिहास जानने के बाद उन्होंने पूरा जो प्रांत था, करीब नागपुर का सेंट्रल इंडिया है, जो नागपुर पेटू बोला जाता था उस वक्त, हैदराबाद परगना था, बेंगलोर था, और वहां से फिर अफ्रीका, बर्मा और यहाँ तक कि अपना पुत्र जो था राजाराम, उनको अफ्रीका तक भेजा था। और वो वैज्ञानिक सोच रखने वाले थे और द्रविड़ीय आंदोलन के वो जनक थे और महिलाओं के सम्मान के लिए भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। उनके बाद अनागारिक धम्मपाल, प्रोफेसर पीएल नरसू, मरुग सेनम, सी गुरुसामी, सोनेश्वरी अम्माल, रत्तामाली श्रीनिवासन और अन्नादुरई और पेरियार रामास्वामी नायकर, इनके वो गुरु थे। तो इसका मतलब उन्होंने 1898 में शाक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापित की थी और पाली, अंग्रेजी और तमिल तथा संस्कृत में उन्होंने काफी आर्टिकल भी लिखे थे। ऐसे जो महान अयोध्यादास सर थे उनका कल जन्मदिन था, इसलिए उनको हम साधुवाद देते हैं। दूसरी बात एक मैं बताना चाहता हूं कि अभी 17 मई को एक इंटरनेशनल मैगजीन जो है वो, उसमें एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, जो हिमालयन टाइम्स का करके एक बहुत बड़ा पेपर चलता है और उसका यूरोप और अमेरिका में काफी बड़ा सर्कुलेशन है। तो उसमें बुद्धिज्म इन इंडिया, इट्स राइज, फॉल एंड राइज अगेन, इस नाम का एक आर्टिकल 17 मई को आया है, एक परसों। तो उसमें एक लिखा गया है बहुत ही बढ़िया बुद्ध धम्म का, जैसा कि मैंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में और यूरोप में जितना संशोधन चल रहा है, जितना रिसर्च चल रहा है, उतना किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं चल रहा है आधुनिक काल में। तो वो आर्टिकल लिखता है कि बुद्धिज्म विल लास्ट फॉरएवर व्हेन आवर रिलीजन्स विल फेड अवे इन कोर्स ऑफ टाइम। द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर बुद्धा, बुद्ध धम्मा एंड बुद्धिज्म। Thus the credit goes to British India Company and Buddhism revival in the world will be forever। इसका मतलब है कि आने वाले दुनिया में बुद्ध धम्म ही ऐसा एक धम्म रहेगा जो कि विज्ञान के साथ पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला एकमात्र धम्म रहेगा, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। बुद्धिज्म इन इंडिया, इट्स राइज, फॉल एंड राइज अगेन। तो ये इसके बारे में मैं जिक्र इसलिए कहना चाहता हूं कि उसमें ये लिखा है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो अशोक की लिपि की खोज की थी, उसके बाद उन्होंने शिलालेख नंबर 2 और शिलालेख नंबर 13 ये लिखा था। और उसके बाद सम्राट अशोक ने कैसी बुद्ध धम्म की क्रांति को यहाँ पर फैलाया था। और ह्यून सांग ने बुद्ध धम्म के बारे में, सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में और इतिहास में, भारत के इतिहास में काफी अच्छा लिखा था। उसका निचोड़ इस आर्टिकल में है और इसका लेखक है चार्ल्स एलन। तो ये आधुनिक दुनिया में बुद्ध धम्म का जो इतिहास अलग ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाए जाने के पीछे बाबा साहब की सोच है। इसीलिए मैं बार बार यही एक वाक्य दोहराता हूँ बाबा साहब का कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। विश्व की पुनर्रचना बुद्ध के विचारों पर की जा सकती है, ऐसा बाबा साहब ने हमको किया है। और हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भारत को बुद्धमय बनाना है, लेकिन ये सारी बातें बाबा साहब कैसे कर सके, बाबा साहब के कार्य में, बाबा साहब के कृतियों में, बाबा साहब के आंदोलनों में और पोस्ट अम्बेडकर आइडिया के हमारे आंदोलनों में क्या फर्क है, इसके ऊपर मैं बात कहना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक सलाहकार थे BN राव, तो उनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग।
उस किताब में BN राव लिखते हैं कि हम लोग BN राव को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए समर्थन लेने के लिए सारे यूरोप और अमेरिका में घूमे, और वो घूमते घूमते प्रोफेसर जेनिंग्स नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर थे और वो लॉजिकल थिंकर भी थे। वो उनको जाके मिले इंग्लैंड में, और उनको जाकर मिलने के बाद उन्होंने कहा कि BN राव का जो नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आप सजेस्ट कर दो, और इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा कह दो। तो जो प्रोफेसर जेनिंग्स है वो हंसे, और उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है कि आपके कंट्री में संविधान लिखने वाला एक बहुत ही बढ़िया लायक इंसान है जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है, और आप किसी और का नाम लेकर घूम रहे हो। और उन्होंने, जेनिंग्स ने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल आर ट्रेवलिंग एवरीवेयर व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ मास्टर ऑफ ऑल वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन योर ओन कंट्री। तुम्हारे देश में दुनिया के सारे संविधानों का गहरा चिंतन करने वाला, गहरी सोच रखने वाला इंसान होने के बावजूद भी आप लोग क्यों घूमते फिरते हो। और ऐसा जेनिंग्स ने कहने के बाद फिर BN राव की अध्यक्षता वाला वो प्रतिनिधिमंडल भारत वापस लौट आया। फिर विंस्टन चर्चिल और इंग्लैंड के जो महारथी लोग थे उन्होंने बाबा साहब का नाम रिकमेंड किया। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि गांधी जी ने बाबा साहब के नाम को रिकमेंड किया था। ये असली स्टोरी नहीं है, ये जो स्टोरी है ये द अनटोल्ड रियल स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा प्रोफेसर जेनिंग लिखते हैं। ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ऐसी क्या अपने आप में खूबी बनाई थी कि जिसके ऊपर लोग उनको प्रमोट कर रहे थे, एडिफाई कर रहे थे। तो बाबा साहब का जो आंदोलन है, एक और फिलोसोफर है जो कहता है कि इस देश का जो इतिहास है वो 1927 से 1956 तक एक ही इंसान लिख रहा था, वो एक्शन में काम कर रहा था, और बाकी सारे लोग, गांधी, कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी, दे वर वर्किंग इन रिएक्शन। तो ऐसी कौन सी एक्शन में आंदोलन करने की बाबा साहब की स्टाइल थी? तो वो कहता है कि 1927 का जो आंदोलन, जो जन आंदोलन था महाड़ के क्रांति तालाब का, वैसे तो बाबा साहब ने 1920 में आंदोलन शुरू किया था, लेकिन असल में पीपल के साथ, लोगों के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ वो 1927 में महाड़ के तालाब के पानी के आंदोलन के बाद शुरू हुआ, जिसको कि बाबा साहब खुद कहते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बढ़िया क्रांति है, क्योंकि ये मानवता के हक और अधिकार और हुकूक पाने की जो क्रांति थी वो महाड़ की क्रांति थी, ऐसा उन्होंने खुद ही लिखा है। तो ये एक बात हुई बाबा साहब का हटके काम करने की। वो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर वाज वर्किंग इन एक्शन एंड कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी वेर वर्किंग इन रिएक्शन। और वो आगे लिखता है, प्रोफेसर जेनिंग ने भी लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो वर्किंग स्टाइल थी, पोस्ट अंबेडकर एरा में जो भी अंबेडकराइट आंदोलन चले उन्होंने रिएक्शन में आंदोलन चलाया। कभी आपके खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार होता है और फिर आप रिएक्शन करते हो। आज का दौर भी ऐसा ही चल रहा है। आज का उदाहरण हम देखते हैं तो DU के प्रोफेसर है, उनको कल गिरफ्तार किया गया था, आज उनकी रिहाई भी हुई, और कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा गया कि आपको सरकार को और गवर्नमेंट को सहकार्य करना चाहिए, इसका मतलब आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो 4-5 दिन पहले जो एक उनके सोशल मीडिया पे अंबेडकर नामा में एक जो वीडियो दिया था, उसमें इन शास्त्रों में क्या क्या लिखा है कि अपना पिता भी अपने लड़की के साथ या अनैतिक गैर संबंध रखता है, ये बातें सारे शास्त्रों में है, इसका जिक्र किया था। ये असली बात उनके मन में छुपी, लेकिन उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था वो कुछ शिवलिंग के ऊपर। वो बात ऐसी नहीं थी, वो बात इसलिए थी कि वो बहुजनों को बाबा साहब के विचारों के ऊपर जागरूक करना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है कि हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से बाबा साहब लोगों को जागरूक करते थे उस काम में और हमारे काम में काफी फर्क है। कैसा फर्क है? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो भी आंदोलन करता हूँ मैं सोचता हूँ और वो आंदोलन मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे कि
27 का, 19 मार्च और 20 मार्च का जो बाबा साहब ने जो पानी का आंदोलन चलाया था, तो बाबा साहब 2 हफ्ते पहले महाड़ में गए और सुलभा नाना टिप्पणी से उसके घर में बाबा साहब की मीटिंग हुई, केडर कैंप चले और बाबा साहब ने हर एक कार्यकर्ता को आपकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी, कौन स्लोगन देगा, कौन रैली में सबसे आगे रहेगा, कौन पीछे से रहेगा, कौन सी स्लोगन होगी और पानी कैसा पिएंगे, मैं क्या करूंगा और उसके बाद किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। ये सारी बातें बाबा साहब ने 5-6 दिन लोगों को ट्रेनिंग देके बनाई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कितना भी इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन जब तक मैं लोगों का आंदोलन, इकट्ठा होने का आंदोलन अगर नहीं खड़ा करता हूं तो उसका परिणाम नहीं आने वाला। ऐसा वो 5-6 दिन के, अगर आप महाड़ के आंदोलन की अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ये सब बातें जान जाओगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जिस ढंग से इकट्ठा होकर और लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाकर और सोशल अवेकनिंग, सोशल जागृति करके जो आंदोलन चलाए, उसकी तोड़ नहीं है, क्योंकि उसके बलबूते पे उन्होंने 2000 साल की प्रतिक्रांति को हटाकर केवल 36 साल में इस देश में फिर से रेवोल्यूशन कर दी है। वो सोशल भी थी, वो पॉलिटिकल भी थी और इकोनॉमिक भी थी और वो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी थी। तो उन्होंने 36 साल में इतना कैसा किया। दूसरा पड़ाव आता है 1942 का, जब नागपुर में सभा हुई थी तो उस सभा में भी बाबा साहब ने यही बात दोहराई। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी थी और उनको ये पता था कि 1939 में जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, हिटलर की वजह से युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि हिटलर भी ऐसा ही था जैसे कि आज के जो सत्ताधारी हमारे देश में है वो वही सोच रखते थे। उनको उनको ये लगता था, बाबा साहब कहते हैं रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में, कि जब भी काउंटर रेवोल्यूशन वाले लोग सत्ता में आ जाते हैं तो पहला काम करते हैं कि वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करते हैं। और शुरू में वो लोग जो भीड़ में पीछे रहने वाले लोग हैं उनको मारते हैं, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय करते हैं, जैसे कि महिलाओं के ऊपर या जो कमजोर तबका है उसके ऊपर। जैसा कि शेर जो झुंड में, जानवरों के झुंड में सबसे कमजोर और सबसे छोटा जो भी जानवर होता है उसको पकड़ता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी जानता है झुंड की। ऐसे ही बाबा साहब कहते हैं कि वो काउंटर रेवोल्यूशन वाले पहले आप में से कमजोर लोगों को पकड़ते हैं और फिर बाद में उनकी हिम्मत बढ़ जाती है तो किसी को भी निगलने की कोशिश करते हैं। तो आज उनका आंदोलन इस कदर तक बढ़ गया है कि समाज को लीड करने वाले लोगों को, समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोगों को भी वो पकड़ रहे हैं और अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सारी मीडिया, सोशल मीडिया जागरूक हो गई और उनकी बेल होने का प्रेशर तैयार हुआ और उनकी बेल हो गई। तो इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि जब दूसरा महायुद्ध अपनी चरम पर था, 1939 में शुरू हुआ और 1942 तक ऐसा हुआ कि हिटलर ने इंग्लैंड पर काफी बमबारी की, लंदन को पूरा तहस नहस कर दिया। तब जाके अंग्रेजों ने सारे जो अपने करीब करीब 52 राष्ट्र थे जिनके ऊपर उनका शासन था, उनको अपील की कि आप हमारा साथ दो, क्योंकि डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। हिटलर की जो हुकुमशाही है वो अगर सत्ता में आ जाती है तो दुनिया की तबाही हो सकती है, ऐसा आह्वान ब्रिटिशों ने किया। तो उसको बाबा साहब अकेले समझ गए। देखो 1942 में जब क्रिप्स कमीशन आया था इंडिया में, वो अंग्रेजों ने भेजा था कि जाओ और इंडिया में डायलॉग करो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से और उनका सहयोग मांगो और उनकी लोगों को हमारी सेना में भर्ती करने का आह्वान करो। उसको कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाबा साहब अकेले ऐसे इंटेलेक्चुअल थे कि वो भाग गए थे, जान गए थे कि अंग्रेज खतरे में है, चाहे उनका राज हमारे देश पर है लेकिन वो डेमोक्रेसी को लेकर चलते हैं। तो अगर अंग्रेज कंटिन्यू रहेंगे, हिटलर की हार होगी तो ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। अन्यथा जर्मनी में अगर सब दुनिया को कवर कर लिया तो यहाँ के जो जो कम्युनल लोग हैं वही सत्ता में आने की संभावना है। इसीलिए ऐसे अकेले पॉलिटिकल लीडर थे बाबा साहब, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया और अपनी महार बटालियन के लोगों को सेना में भेजने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी भाप लिया था कि 1942 में जब दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ तो बाबा साहब इंग्लैंड चले गए। विंस्टन चर्चिल, प्रोफेसर जेनिंग्स और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर को मिले
और उनको ये पता था कि अबे हमको स्वतंत्रता मिलने वाली है और हमारा संविधान भी बनने वाला है। इसलिए उन्होंने 1946 में ही स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम की किताब लिखी। उनको ये पता था कि पॉलिटिकली मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं संसद में अगर जाऊंगा तो मैं अकेले के बलबूते पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हमारे आगे की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बातें आनी चाहिए, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की और जो है सोशल इक्वालिटी की कौन सी बातें आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो किताब लिखी, वो उस किताब का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। तो ये किताब में बाबा साहब की वो किताब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है। उसके इंटेलेक्चुअल के बलबूते पर बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में एंट्री मिल गई वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, और उन्होंने अकेले ने ये आंदोलन चला। उस वक्त बाबा साहब कहते हैं कि ये सारी बातें तब होती है कि जब मैंने 1942 में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो सभा ली थी बहिष्कृत परिषद के हिसाब से, तो उसकी वजह से मेरी एंट्री होगी, क्योंकि मेरे साथ 75,000 लोग हैं ऐसा अंग्रेजों को लगा। इसीलिए अंग्रेजों ने मुझे इंटरिम गवर्नमेंट में भी लिया और बाद में जाके मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी मुझे अंदर ले लिया। ये बात इसीलिए जरूरी है कि हम लोग रिएक्शन में आंदोलन करते हैं। आज का दौर ऐसा है कि वो क्या करते हैं कि जैसे हम मछलियों को पकड़ना रहता है तो मछलियों को पहले दाना डाल देते हैं, पानी में वो इकट्ठा हो जाती है, फिर जाली से हम लोग झटके से उनको उठा लेते हैं, तो हजारों के संख्या में हमको मछलियां पकड़ने में आसानी होती है। इसी तरह का माहौल अभी किया जा रहा है। कुछ तो भी एक इशू तैयार किया गया है, उसके ऊपर रिएक्शन में कोई तो भी कुछ तो भी लिखेगा, ट्वीट करेगा, और उसको फिर हम अंदर करेंगे, क्योंकि वो समाज को लीड कर रहा है। समाज को लीड करने वाले की मानसिकता अगर खत्म कर दी जाती है तो समाज डर के माहौल में रहता है। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ये बाबा साहब ने बात कही है 1945 में। तो यही बात को देखते हुए हमारा मानसिक संतुलन कैसा स्ट्रांग बने, हम लोग हमारी सोशल मानसिकता कैसी बढ़ाइए और हम लोग इक्वालिटी में कैसे रहे। इसीलिए फिर बाबा साहब लिखते हैं कि इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और आपको संघ में आना पड़ेगा। ऐसा बाबा साहब 1952 में भी लिखते हैं, और जब धम्म दीक्षा करनी होती थी तो तब भी बाबा साहब बार बार अपने सारे संबोधनों में वैसा कहते हैं। तो फिर बाद में ऐसा जमा होता है कि 5 लाख लोगों को बाबा साहब इकट्ठा करते हैं, और यही संघ की थ्योरी बाबा साहब जिंदगी भर अपनाते हैं। इसलिए उनका आंदोलन, एक्शन वाला आंदोलन, सक्सेस होता है। 1935 में जब उन्होंने वो घोषणा की थी कि मैं उस सड़े गले धर्म में नहीं रहूंगा, क्योंकि वो मुझे इंसान मानता ही नहीं है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं नए धर्म में ही मरूंगा। तो ये जब कोशिश हुई तो सारा भारत डॉक्टर आंबेडकर के एक्शन के ऊपर रिएक्शन में काम कर रहा था। तो ऐसी ही बात अगर हम लोग आज भी एक्शन में काम करना शुरू कर देंगे, तो जो भी लोग एक्शन में काम करने के बाद हमको रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये कैसा संभव होगा? अकेला अकेला संगठन कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है अभी। एक ऑप्शन ये है कि 29 लाख संगठन या फिर 4.5 लाख संगठन कम से कम एक जगह पर इकट्ठा आए, एक दिन में इकट्ठा आए और कुछ आंदोलन चलाए, या फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठा आकर हमारा संघ बनाए। और बाबा साहब कहते हैं कि अभी हाथ में तलवार लेकर लड़ाई लड़ने के दिन चले गए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि चर्चाओं से ही समाधान अभी हो सकता है, लेकिन चर्चा का समाधान ढूंढने के लिए आपकी इकट्ठा होने की ताकत आपको जोड़नी पड़ेगी, तभी ये संभव होगा। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि चर्चाओं से आपको अगर किसी बात का हल निकालना है तो आपको संख्या में इकट्ठा आना होगा। और यही बात जो है विद पीपल समन संघ ने सोची है, क्योंकि पिछले 70 साल से केवल एक कांशीराम जी का आंदोलन अगर देखते हैं, वो छोड़ने के बाद हमारे पास 70 साल में कुछ भी नहीं लगा। हम रिएक्शन में काम करते गए। आज हमको पिछले 21 मई से 2000 पिछले 5 मई 21 से हम लोग 2021 से जो काम कर रहे हैं वो इतना क्रांतिकारी काम है कि बहुत सारे लोगों को ये अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों जुड़ना और क्यों जोड़ना है। जुड़ना और जोड़ना इसीलिए है कि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप संघ की ताकत नहीं बना सकते। आप संघे शक्ति यानी संघ की शक्ति को जान नहीं सकते।
क्योंकि बुद्ध ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली। बुद्ध ने तो सारा राज्य त्याग दिया था। बुद्ध बगैर चप्पल के, ना उनके पैर में जूती थी, ना चप्पल थी, ना कोई उनको 3 कपड़े के बगैर कोई कपड़े थे। ऐसे होते हुए भी बुद्ध ने क्रांति चलाई, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति चलाई। उसके बलबूते पे सम्राट अशोक को और चंद्रगुप्त मौर्य को पॉलिटिकल क्रांति करने में आसानी हो गई। इसीलिए हमको अगर संघ के रूप में हम लोग आज जुड़ जाते हैं सोशली और कल्चरली, तो कल जाके पॉलिटिकल हमारा जमावड़ा आ सकता है और हम लोग पॉलिटिकली इकट्ठा हो सकते हैं। और इसके लिए हमारी ताकत जरूरी है। यही ताकत जोड़ने के लिए और जुड़ाने के लिए हमको जोड़ना है, हमको दूसरों को जोड़ना है। और ये करने के लिए हम किसी के साथ भी चर्चा करने को तैयार है। जो भी साथी कहेंगे कि जोड़ने और जुड़ने का काम अगर बुरा है, तो आइए आप विद द पीपल में समाविष्ट हो जाइए, हमारे साथ चर्चा कीजिए। हम लोग अलग से भी सेशन रख सकते हैं, या उन संगठनों के साथ हम लोग 1-2 दिन का प्रोग्राम भी रख सकते हैं। उनमें से कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, हमारे बीच से कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, हम साथ में बैठकर 2-2, 3-3 दिन का चर्चा का एक सेशन लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग इकट्ठा नहीं आएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। जैसा कि किसी के गले को फंदा लग गया और उसका सिर्फ बटन दबाने की नौबत रही है, और जब बटन दबाएगा तो 2 मिनट में हम लोग खत्म हो सकते हैं। जिसको भी फांसी की सजा होती है वो जानता है। तो आज ऐसी नौबत है हमारी कि हमारे गले में फंदा है, क्योंकि पॉलिटिकली हम लोग वीक है। 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, वो जानते हैं कि पॉलिटिकली डिस्टर्ब है ये लोग। वो ये भी जानते हैं कि सोशली इकट्ठा नहीं होने की वजह से पॉलिटिकली डिस्टर्ब है, और पॉलिटिकली और सोशली डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है। ये लोग भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो एक एक को पकड़ते हैं, वो समूह को कभी नहीं पकड़ेंगे। अगर हम 10,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख लोग अगर इकट्ठा आएंगे, हो सकता है कि 4.5 लाख संगठन अगर एक इकट्ठा आकर सिर्फ एक सभा ही कर ले, तो कल जाके इनके धोरण, इनके जो प्लानिंग है वो बदल सकते हैं। इसीलिए हमको लोगों को जोड़ना है। तो हमने शुरुआत की है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको ही हम जोड़ने की काम कर रहे हैं। जिसको भी हमारी बात अच्छी लगती है उनका स्वागत है, जिसको अच्छी नहीं लगती है उसको हम बार बार ये कहते हैं कि आओ यही पस्सी को उपनाई को, आओ जानो देखो परखो, और अगर पड़ता है तो आ जाओ, अगर नहीं है तो फिर आपके ऊपर अन्याय अत्याचार जारी रहेंगे। और अगर आपकी आने वाली जनरेशन आप सुखमय देखना चाहते हो तो आपको जुड़ना है, जोड़ना है, इकट्ठा आना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों को सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होता। चर्चाओं में से हमको एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, उसके ऊपर स्ट्रेटेजियां बनानी होगी, और उस स्ट्रेटेजीज को और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के बीच जाना होगा। यही हमारे सामने ऑप्शंस है। अगर इसीलिए हम लोग जुड़ते नहीं है, जोड़ते नहीं है, तो हमारा भविष्य खतरे में है। हमारी तो जिंदगी चली जाएगी, क्योंकि सब अनित्य है। जो भी जन्म लेता है मरता है। लेकिन हमारी जनरेशन ने अगली जनरेशन को क्या दिया है, इसका जवाब है हमारे पास। अगर हमारे पास जवाब है तो ठीक है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि हमारे पास जवाब नहीं है कि हम क्या देने जा रहे हैं अगली जनरेशन को। कौन सा संविधान हमने बाबा साहब का बचा के रखा है, कौन सी फिलॉसफी उनकी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कौन सा धम्म का हम आचरण अभी कर रहे हैं। ये बातें सोचने के लिए हम लोगों के पास अभी वक्त है। 1.5-2 साल बचा है। अगर हम जुड़ जाते हैं, जोड़ते हैं, तो ही हम अगले जनरेशन को कुछ तो भी उनके हाथ में देंगे, अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना ही मुझे यहाँ पर कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान।